So good afternoon guys. In this video I will explain you the complete chapter of electric current, that is your second unit from basic to the last. So हम लोग यहाँ से स्टार्ट करेंगे जैसे करंट का डेफिनेशन. देखो करंट क्या होता है कि करंट सबको मालूम है कि करंट क्या होता है, चार्ज फ्लोइंग पर इन 1 सेकेंड. जैसे एक कोई भी चार्ज कितने सेकेंड में फ्लो कर रहा है उसको हम लोग कहेंगे करंट. तो उसको कैसे डिनोट करते हैं, आई से. देखो यहाँ पे दिख रहा होगा आई से. तो आई क्या होगा, क्यू बाई टी, जहाँ पे क्यू जो है वो चार्ज है और टी जो है टाइम है. लेकिन अगर हमको इंस्टैंटेनियस करंट निकालना हो, किसी एक पार्टिकुलर पॉइंट पे करंट निकालना हो, तब कैसे निकलेगा, उसका हम लोग कैलकुलस यूज करके, कैलकुलस में क्या है, डिफरेंशिएशन यूज करके. तो आई क्या हो गया, आई इक्वल्स टू डी क्यू बाई डी टी, जहाँ पे डी क्यू क्या है, देखो एक एक्सट्रीमली स्मॉल अमाउंट ऑफ चार्ज. ठीक है, डी क्यू क्या है, एक एक्सट्रीमली स्मॉल अमाउंट ऑफ चार्ज, और जो डी टी है वो उस पार्टिकुलर उस स्मॉल टाइम में. सो अगर तुमको कभी भी इंस्टैंटेनियस करंट निकालने के लिए बोला गया तो क्या होगा, आई इक्वल्स टू डी क्यू बाई डी टी. ठीक, अब नेक्स्ट आता है कि अगर मान लो कि इन जो है, मान लो इन है नंबर ऑफ कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स क्रॉसिंग अ सर्टेन सेक्शन ऑफ कंडक्टर इन टाइम टी. ठीक, मान लेते हैं कि नंबर ऑफ कंडक्टर्स है, इन स्मॉल एन जो है वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है जो किसी कंडक्टर को क्रॉस कर रहा है किसी समय टी टाइम में. तो उसको क्या होगा, उसमें क्या होगा, एन इक्वल्स टू आई एन ई बाई टी, आई इक्वल्स टू एन ई इंटू टी बाई टी, जहाँ पे एन क्या है, नंबर ऑफ कंडक्टर्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्रॉसिंग अ सर्टेन सेक्शन ऑफ कंडक्टर इन टाइम टी. ई क्या है, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, और टी क्या है, टाइम. तो आई इक्वल्स टू क्या है, एन ई बाई टी. तो वहां से हमको क्या निकल के आया है, एन इक्वल्स टू आई टी बाई ई, दैट इज करेंट इंटू टाइम बाई इलेक्ट्रॉनिक चार्ज. ठीक, अच्छा, करंट का जो एसआई यूनिट होता है वो एम्पियर होता है, सबको मालूम है. करंट का जो एसआई यूनिट है वो एम्पियर होता है, और एक एम्पियर क्या होता है, 1 कूलम पर सेकेंड, दैट इज एम्पियर इक्वल्स टू 1 कूलम पर सेकेंड. उसी तरह इसका देखो सीजीएस यूनिट भी है. सीजीएस में क्या है, स्टैट एम्पियर है. सीजीएस में क्या है, स्टैट एम्पियर, और एक स्टैट एम्पियर क्या होता है, 1 स्टैट कूलम बाई 1 सेकेंड. यानी स्टैट एम्पियर बोला तो 1 स्टैट कूलम बाई 1 सेकेंड. अगर हमको मालूम करना हो कि एक एम्पियर और एक स्टैट एम्पियर में क्या रिलेशन है, तो 1 एम्पियर बराबर क्या होता है, 3 इंटू 10 टू द पावर 9 स्टैट एम्पियर होता है. 3 इंटू 10 टू द पावर 9 स्टैट एम्पियर होता है. नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ड्रिफ्ट वेलोसिटी. ड्रिफ्ट वेलोसिटी देखो होता क्या है, ये ऐसा वेलोसिटी विथ विच फ्री इलेक्ट्रॉन्स, जितने भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कहाँ ड्रिफ्ट हो जाते हैं, किसके तरफ ड्रिफ्ट हो जाते हैं, पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ ड्रिफ्ट हो जाते हैं. किसके इफेक्ट के कारण, इलेक्ट्रिक फील्ड के इफेक्ट के कारण, अंडर द इफेक्ट ऑफ अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड. मैं फिर से बता देता हूँ कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी को देखो हम लोग वीडी वेक्टर से डिनोट करते हैं, और ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या है, एक ऐसा वेलोसिटी है जिससे जो इलेक्ट्रॉन है, जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ डिफ्लेक्ट हो जाते हैं, उनके तरफ ड्रिफ्ट हो जाते हैं. लेकिन उसमें जो इफेक्ट हो रहा है, किसके इफेक्ट के कारण, वो जो उसके अंदर जो अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड है उसके इफेक्ट के कारण. इसको हम लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं वीडी वेक्टर. तो देखो ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होता है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज एक्सेलरेशन इनटू टाउ. देखो जो ए वेक्टर क्या है, एक्सेलरेशन है, और टाउ क्या है, रिलैक्सेशन टाइम है. देखो टाउ हमारा क्या है, रिलैक्सेशन टाइम, या फिर कह लो कि दो सक्सेसिव कॉलिशंस के बीच में जो टाइम इलैप्स्ड हो चुका है उसको हम लोग बोलेंगे रिलैक्सेशन टाइम, या फिर उसको टाउ से रिप्रेजेंट करेंगे. और सॉरी, और ए क्या है, ए है एक्सेलरेशन ऑफ ईच इलेक्ट्रॉन, हर एक इलेक्ट्रॉन का जो एक्सेलरेशन है वो है. उसको हम लोग क्या करते हैं, कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, यानी किसी भी इलेक्ट्रॉन का जो एक्सेलरेशन होता है वो क्या होता है, माइनस ऑफ ई स्मॉल ई इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड बाई एम, जहाँ पे ई क्या है, स्मॉल ई क्या है, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज है, कैपिटल ई जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड है,
और एम क्या है, मास ऑफ ईच इलेक्ट्रॉन, हर एक इलेक्ट्रॉन का मास है। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होता है, एक्सेलरेशन ऑफ ईच इलेक्ट्रॉन इनटू रिलैक्सेशन टाइम। तो यहां से मेरा ड्रिफ्ट वेलोसिटी का एक रिलेशन आता है। इस इक्वेशन को, इस एक्सेलरेशन के वैल्यू को पुट करने पे क्या होता है कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी इक्वल्स टू माइनस ऑफ ई इंटू कैपिटल ई बाई एम इंटू टाउ। ठीक, सबको क्लियर होगा कि यहां से हमको एक रिलेशन आता है जो इंपॉर्टेंट है, जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होता है, माइनस ऑफ ई इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड बाई एम इंटू टाउ। ठीक, अच्छा, इसी में एक आता है हमारा टर्म मीन फ्री पथ। तो मीन फ्री पथ क्या होता है कि कोई भी इलेक्ट्रॉन जो डिस्टेंस ट्रेवल करेगा उस रिलैक्सेशन टाइम में, कोई भी इलेक्ट्रॉन जो डिस्टेंस ट्रेवल करेगा उस रिलैक्सेशन टाइम में, उसको हम लोग क्या कहेंगे, मीन फ्री पथ। उसको हम लोग बोलेंगे मीन फ्री पथ। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं कि हमारा ड्रिफ्ट वेलोसिटी और इलेक्ट्रिक करंट के बीच में क्या रिलेशन है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे कि हमारा ड्रिफ्ट वेलोसिटी और इलेक्ट्रिक करंट के बीच में क्या रिलेशन है। देखो ये तुमको दिख रहा है ना, ये तुमको सबको दिख रहा होगा, ये फिगर सबको दिख रहा है। इसमें हम लोग क्या लिए हैं, इसमें हम लोग लिए हैं एक कंडक्टर लिए हैं। ठीक है, इसमें हम लोग एक कंडक्टर लिए हैं। ठीक है, जिसका देखो लेंथ एल है। ठीक, जिसका जो लेंथ है एल है और इसका यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या है, कैपिटल ए। ठीक, इसका जो यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो है कैपिटल ए। इसके दोनों एंड्स को हम क्या किए हैं, एक बैटरी से कनेक्ट कर दिए हैं। ठीक है, इसके दोनों एंड्स को हम बैटरी से कनेक्ट कर दिए हैं। अब देखो ड्रिफ्ट वेलोसिटी हम पहले ही बताए थे, क्या होता है कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है वो पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ ड्रिफ्ट हो जाते हैं, भागने की कोशिश करते हैं। मान लेते हैं कि बी साइड में नेगेटिव फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, ए साइड में जो है वो पॉजिटिव फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी किधर होगा, बी से ए की तरफ, लेकिन वो हमेशा ड्रिफ्ट वेलोसिटी हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट पे काम करता है। तो देखो इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में, उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में काम कर रहा है, उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में काम कर रहा है। ठीक, इतना सबको क्लियर होगा। अगर हम बोलें कि इस कंडक्टर का वॉल्यूम कितना है तो क्या बोलोगे, एरिया इंटू लेंथ। अगर हम बोलें कि इस कंडक्टर का वॉल्यूम, अगर हम बोलें कि इस कंडक्टर का वॉल्यूम कितना है तो तुम बोलोगे सर एरिया इंटू लेंथ होता है। अच्छा, नेक्स्ट क्या होगा कि मान लेते हैं कि, अच्छा, एरिया इंटू लेंथ, अच्छा, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन कंडक्टर। इसी कंडक्टर में मान लेते हैं कि कितने फ्री इलेक्ट्रॉन है, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं इस कंडक्टर में। मान लेते हैं कि स्मॉल एन इंटू उसका वॉल्यूम, स्मॉल एन जैसे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंटू वॉल्यूम। ठीक, और मान लेते हैं कि ई चार्ज है, हर एक फ्री इलेक्ट्रॉन जो है का जो चार्ज है वो ई है। ठीक, हर एक जो फ्री इलेक्ट्रॉन है उसका चार्ज जो है वो ई है। देन टोटल चार्ज क्या होगा, देखो टोटल चार्ज उस कंडक्टर में कितना होगा, Q इक्वल्स टू एन इंटू ए इंटू एल इंटू ई, दैट इज Q इक्वल्स टू नंबर ऑफ चार्ज जितने हैं उसका वॉल्यूम और उसके ऊपर जितना चार्ज है, दैट इज ई, दैट इज Q इक्वल्स टू एन इंटू ए एल इंटू ई। ठीक, अच्छा, मान लेते हैं टी टाइम लगता है उस चार्ज को किसी भी चार्ज को उस लेंथ, ये एल लेंथ का जो कंडक्टर है उसको कवर करने में। फिर से बोलता हूं कि मान लेते हैं कि टी टाइम लगता है चार्ज को उस कंडक्टर के लेंथ एल को कवर करने में। तो टाइम क्या होगा, लेंथ, उसका लेंथ बाई ड्रिफ्ट वेलोसिटी। टाइम क्या होगा, लेंथ बाई ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ठीक, अच्छा, हमको करंट का भी मालूम है, जो आई होता है करंट इक्वल्स टू आई इक्वल्स टू क्या होता है, क्यू बाई टी। अच्छा, क्यू बाई टी, टी हमको कितना निकला, देखो एल बाई वी डी निकला ना, टी हमारा कितना निकला, एल बाई वी डी आया। अब इस टी के वैल्यू को हम यहाँ पुट कर दिए, देखो आई इक्वल्स टू क्यू बाई टी को पता है, करंट इक्वल्स टू चार्ज बाई टाइम। इस टी के वैल्यू को जब हम यहाँ पुट किए तो क्या आएगा, एन इंटू ए एल इंटू ई बाई टी। ठीक है, अच्छा, ठीक, अच्छा, यहाँ पे तुमको देखो पता चला कि टी क्या होता है, एल बाई वी डी।
टी इक्वल्स टू एल बाई वी डी। अब इस एल को क्या लिख सकते हैं, ये देखो ये जो है ये जो एल को क्या लिख सकते हैं, वीडी लिख सकते हैं ना। वीडी को देखो यहाँ से लिख सकते हैं कि नहीं वीडी को फॉर्म में, यहाँ से लिख सकते हैं कि नहीं वीडी फॉर्म में। तो यहाँ बस इक्वेशन हमको वैल्यूज को पुट करते गए हैं, जैसे एन ए एल ई बाई टी। अब इस टी का वैल्यू हम अभी पुट कर दिए हैं, तो क्या आ गया है, एन ए ई इंटू वी डी आ गया है। ठीक है, एन ए ई इंटू वी डी। तो यहाँ से हमारा रिलेशन निकल के आया कि आई इक्वल्स टू, यहाँ से हमारा जो रिलेशन निकल के आया आई इक्वल्स टू एन ए ई इंटू वी डी दैट इज ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो यहाँ से हम यहाँ से वी डी को ऐसे लिख सकते हैं ना कि वी डी इक्वल्स टू 1 बाई क्या, वी डी इक्वल्स टू 1 बाई एन ई इंटू ए। तो इस इक्वेशन से हमको पता चला सॉरी ये 1 नहीं है, ये आई है, करंट है, ये करंट है। ठीक है, ये करंट है। तो हमसे वी डी क्या होता है, आई बाई एन इंटू ए। तो हमें ये पता चला जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट है, जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट है। ठीक, यहाँ तक सबको क्लियर है। मैं फिर से एक बार रिपीट कर दे रहा हूँ कि एक कंडक्टर था जिसका लेंथ एल था, उसके दोनों एंड्स को हम बैटरी से कनेक्टेड कर दिए हैं और ड्रिफ्ट वेलोसिटी पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ जा रहा है। अगर पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ जा रहा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है उसको अगेंस्ट काम करेगा। दो के एरो से हम लोग देखो डिनोट करा रहे हैं। तो इस कंडक्टर का वॉल्यूम जो होगा वो एरिया इंटू लेंथ होगा। मान लेते हैं इसी कंडक्टर में जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एन है, तो क्या टोटल फ्री इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए, एन इंटू वॉल्यूम। ठीक है, मान लेते हैं कि हर जो फ्री इलेक्ट्रॉन उसका चार्ज जो है वो ई है, तो टोटल चार्ज क्या हो जाएगा, टोटल चार्ज Q इक्वल्स टू एन इंटू ए एल इंटू ई। ठीक, मान लेते हैं कि टी टाइम लगता है किसी चार्ज को इस लेंथ को कवर करने में, इस एल लेंथ को कवर करने में। तो टी क्या आ गया, एल बाई वी डी आ गया। देखो टी क्या आ गया हमारा, देखो टी क्या आ गया हमारा, टी इक्वल्स टू एल बाई वी डी आ गया। ठीक, हमको पहले से पता है कि करंट जो होता है वो चार्ज अपन टाइम होता है, बस वैल्यू पुट करते गए हैं। जब वैल्यू पुट किए हैं तो हमारा जो आ गया ये आ गया है। ठीक है, आई इक्वल्स टू एन ए इंटू वी डी, यानी अगर हम वी डी को फिर से बाहर निकाल लें तो वी डी इक्वल्स टू आई बाई एन ई इंटू ए। तो हमें ये पता चल गया कि जितना ड्रिफ्ट वेलोसिटी ज़्यादा होगा उतना ही करंट ज़्यादा होगा, या फिर जितना करंट ज़्यादा होगा उतना ही ज़्यादा ड्रिफ्ट वेलोसिटी होगा। दैट इज अ रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड करंट। ओके, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा करंट डेंसिटी। तो देखो ये करंट डेंसिटी होता क्या है मैं बताता हूँ। जब भी मैं पहले ही बताया हूँ कि जब भी वर्ड तुमको डेंसिटी कहीं दिख जाए तो उसमें यूनिट एरिया ऐड कर देना। ठीक, यानी करंट अगर फ्लो कर रहा है किसी यूनिट एरिया ऑफ द कंडक्टर, किसी भी यूनिट एरिया ऑफ द कंडक्टर, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, करंट डेंसिटी। ठीक है, लेकिन एक कंडीशन है, जो एरिया होगा ना वो परपेंडिकुलर होगा टू द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट। जो उसका एरिया होगा, एरिया परपेंडिकुलर होगा टू द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ द करंट। देखो करंट थ्रू द यूनिट एरिया ऑफ द कंडक्टर प्रोवाइडेड द एरिया इज परपेंडिकुलर टू डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट एट दैट पॉइंट। ठीक, इसको हम लोग डिनोट करते हैं जे के द्वारा। ठीक है, करंट डेंसिटी सबको क्लियर है कि करंट अगर किसी यूनिट एरिया ऑफ द कंडक्टर में फ्लो कर रहा है उसको हम लोग करंट डेंसिटी, लेकिन जो एरिया होगा वो परपेंडिकुलर होगा किसके, करंट फ्लोइंग डायरेक्शन ऑफ द फ्लो ऑफ करंट। वो जो एरिया होगा वो परपेंडिकुलर होगा टू द डायरेक्शन ऑफ फ्लो करंट थ्रू इट। इसको हम जे से डिनोट करते हैं, ये जे से डिनोट करते हैं। ठीक है, इसका जो एसआई यूनिट क्या होगा, एम्पियर पर मीटर स्क्वायर, एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। और इसका हम डायमेंशन देखें तो क्या होगा, L टू दी पावर -2 इंटू ए एरिया। ठीक, नेक्स्ट हम देखेंगे कि इसका करंट के साथ क्या रिलेशन है, दैट इज द रिलेशन बिटवीन ऐसे ही। ठीक है, दैट इज द रिलेशन बिटवीन, इसका करंट के साथ क्या रिलेशन है। तो देखो इसका याद रखना, सिंपल से याद रखना कि जो करंट डेंसिटी है वो क्या होता है, एम्पियर करंट बाय एरिया। ठीक है, जो
करंट जो करंट डेंसिटी होता है वो क्या होता है I बाई ए, J इक्वल्स टू I बाई ए, तुमको इसको याद रखना पड़ेगा। अच्छा, इसका हम करंट यानी हम करंट डेंसिटी और करंट का रिलेशन देख लिए। नेक्स्ट हम देखेंगे कि इसका नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स क्रॉसिंग पर यूनिट टाइम के साथ क्या है। नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स क्रॉसिंग पर यूनिट टाइम के साथ क्या है। देखो कुछ नहीं है, हमको पता था कि J जो होता है J इक्वल्स टू I बाई ए होता है, तो J इक्वल्स टू क्या लिख दिए हैं Q बाई टी इंटू ए, क्योंकि I क्या होता है, करंट क्या होता है, चार्ज अपन टाइम, चार्ज अपन टाइम। अच्छा, Q इक्वल्स टू क्या होता है, अभी मैंने बताया Q इक्वल्स टू क्या हो जाता है, एन ई होता है, Q इक्वल्स टू एन ई होता है, एन बाई ए टी। यानी हमको क्या रिलेशन निकल के आया, इसका रिलेशन क्या निकल के आया, नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स के साथ कितना रिलेशन, J इक्वल्स टू एन ई बाई एरिया इंटू टाइम। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे कि करंट डेंसिटी का ड्रिफ्ट वेलोसिटी के साथ क्या रिलेशन है। करंट डेंसिटी का ड्रिफ्ट वेलोसिटी के साथ क्या रिलेशन है, तो इसका रिलेशन क्या है कि करंट डेंसिटी इक्वल्स टू नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स इंटू इलेक्ट्रॉनिक चार्ज इंटू ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ठीक है, इसका सभी चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो, वरना हम ग्रुप में इसको शेयर कर देंगे। ठीक है, तो 3 चीज हम देख लिए कि करंट डेंसिटी का क्या किसके साथ क्या रिलेशन है। पहला देखे कि करंट के साथ क्या है, तो J इक्वल्स टू I बाई ए निकला। दूसरा देखें कि नंबर ऑफ चार्ज कैरियर, तो एन ई बाई ए टी हुआ। और तीसरा देखें कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी के साथ क्या है, एन ई इंटू वी डी है। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट हम देखेंगे कि एनालिटिकल डिडक्शन ऑफ ओम्स लॉ। देखो एनालिटिकल डिडक्शन ऑफ ओम्स लॉ, देखो अभी हमने पढ़ा क्या कि जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होता है, माइनस ई इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड बाई एम इंटू टाउ, अभी हमने पढ़ा। ठीक, जहाँ पे ई क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, टाउ जो है वो रिलैक्सेशन टाइम है, एम जो है वो मास ऑफ ईच इलेक्ट्रॉन है। ठीक, अच्छा अगर हमारा if the applied electric field is due to potential difference V across the conductor of length L, फिर से कह रहा हूं, अगर हमारा हमने जो इलेक्ट्रिक फील्ड को अप्लाई किया है वो किसी कंडक्टर के पोटेंशियल डिफरेंस भी तो जो हम फिर से बताता हूं मैं, जो हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं ना, वो क्यों अप्लाई होता है, वो अप्लाइड फील्ड इसलिए है क्योंकि जो पोटेंशियल डिफरेंस जो कंडक्टर का लेंथ एल है उस पे जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसके कारण। तो ई क्या हो जाएगा हमारा, देखो ई क्या हो जाएगा, ई इक्वल्स टू क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ वी बाई एल, दैट इज पोटेंशियल डिफरेंस बाई उसका लेंथ। अच्छा ये देख रहे हो, और ऊपर का जो देखो इक्वेशन बैठा हुआ है, वी डी इक्वल्स टू माइनस ई इंटू ई बाई एम इंटू टाउ। अब यहाँ पे इसको पुट कर दो, यहाँ पे जब पुट कर दोगे तो क्या हो जाएगा, वी डी इक्वल्स टू ई वी बाई एम इंटू एल इंटू टाउ आ जाएगा कि नहीं आएगा, आएगा, बिल्कुल आएगा। और अभी थोड़े देर पहले हम पढ़े कि जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है और करंट का रिलेशन हम लोग पढ़ें कि आई इक्वल्स टू एन ई इंटू ए इंटू वी डी। अच्छा, इस वी डी का वैल्यू जब इसी इक्वेशन में पुट करोगे, तो देखो यहाँ ये आएगा, आई इक्वल्स टू ये आएगा, देखो ये आएगा आई इक्वल्स टू एन ई स्क्वायर इंटू ए इंटू टाउ बाई एम एल इंटू वी। ठीक, अब ये जो ब्रैकेट में हम किए है ना, इसको हम कांस्टेंट मान लेंगे, जिसको देंगे आर। इस कांस्टेंट को हम डिनोट करेंगे आर के द्वारा, यानी मेरा इक्वेशन क्या निकल जाएगा, v इक्वल्स टू आई आर, जहाँ पे आर क्या है, यही वाला चीज है ना, एम एल बाई एन स्क्वायर इंटू ए इंटू टाउ। इसी को हम लोग कहते हैं क्या, रेजिस्टेंस कहते हैं, इसको हम लोग क्या कहते हैं, रेजिस्टेंस कहेंगे। ठीक है, इसकी वैल्यू को तुम लोग को याद रखना पड़ेगा, ये बहुत ज्यादा काम आएगा। ठीक है, तो v इक्वल्स टू आई आर, जहाँ पे आर क्या है, एम एल बाई एन ई स्क्वायर इंटू ए इंटू टाउ। क्लियर। नेक्स्ट है हमारा ओम्स लॉ। देखो इसके बारे में सबको मालूम ही होगा कि जो इसमें होता है, जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट होता है। वो प्रोपोर्शनल का साइन जब हटता है तो क्या हो जाता है, v इक्वल्स टू आई इंटू आर। और क्या जितने भी फिजिकल कंडीशंस हैं, जैसे टेम्परेचर हो गया, मैकेनिकल स्ट्रेन हो गया, एक्सेट्रा, ये क्या करते हैं, सेम रहते हैं। ये क्या रह जाते हैं, सेम।
मैकेनिकल स्ट्रेन क्या है, सबको पिछले क्लास 11 में पढ़े होंगे कि चेंज इन वॉल्यूम बाय ओरिजिनल वॉल्यूम। सबको कोई दिक्कत नहीं है ओम्स लॉ में कि V = IR निकलता है हमारा। ओके, नेक्स्ट हम देखेंगे कि रेजिस्टेंस क्या होता है। नेक्स्ट अब देखेंगे कि रेजिस्टेंस क्या होता है। देखो रेजिस्टेंस होता है कि ऑपोजिट, इट इज ऑपोजिट ऑफर्ड oppositely offered by the conductor to the flow of current through it। मतलब रेजिस्टेंस का देखो सिंपल मीनिंग क्या है, रेजिस्ट करना, ठीक है, फ्लो ऑफ करंट को रेजिस्ट करना। तो ऑपोजिट ऑफर्ड बाय द कंडक्टर टू द फ्लो ऑफ करंट थ्रू इट। ओके, अभी ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं कि अभी हम थोड़ी देर पहले पढ़ेंगे रेजिस्टेंस क्या होता है, ml/ne² इंटू a इंटू टाउ लिए थे। अच्छा, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं कि R = m/ne² टाउ इंटू l/a। इस l/a को अलग थोड़ा सा कर लिए और इसको एक जगह कर लिए। अच्छा, इसको हम लोग क्या ले लेंगे, इस चीज को हम लोग क्या ले लेंगे, एक क्या हो जाएगा, इसको हम लोग रो मान लेंगे, इसको हम लोग क्या मान लेंगे, रो मान लेंगे। और यही रो क्या हमारा कहेगा, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस कह लो या फिर क्या होगा, रेजिस्टिविटी कह लो। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या फिर कह लो क्या, रेजिस्टिविटी। ओके, अच्छा, इसका यूनिट क्या होता है, रेजिस्टेंस का यूनिट क्या होता है। देखो रेजिस्टेंस का यूनिट होता है 1 ओम, और 1 ओम का बराबर क्या होता है, 1 V/1 एम्पियर। सबको पता है ये बात, ठीक है। इसका डायमेंशन क्या होगा, अभी देखो डायमेंशन भी कैसे निकालते हैं। अभी हम लोग पढ़ा कि R = V बाई करंट, यानी वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस बाई करंट, ठीक है। अच्छा, V क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, वर्क डन अपन चार्ज, और I को हम लोग लिए 1 बाई करंट ले लिए, ठीक। अच्छा, फिर क्या हो गया, ऊपर में वर्क डन था। चार्ज क्या होता है, चार्ज करंट इनटू टाइम, और यहाँ पे हमारा करंट था, ये करंट यहाँ पे आ गया, तो क्या हो गया, वर्क डन बाई करंट का स्क्वायर इनटू टाइम। वहां से हम वैल्यू निकालेंगे, क्या निकलेगा, ml² T⁻³ इंटू A⁻²। नाउ दिस इज द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ रेजिस्टेंस, ठीक है, दिस इज द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ रेजिस्टेंस। नेक्स्ट देखेंगे कि रेजिस्टिविटी क्या होता है, ये सब बेसिक है। देखो रेजिस्टिविटी क्या होता है, देखो रेजिस्टिविटी देखो हमको अभी पता था कि R = ρl/a। अगर मान लो लेंथ हमारा a 1 है, एरिया भी 1 है, तो क्या हो जाएगा, रो बराबर क्या हो जाएगा, R हो जाएगा ना, रो बराबर क्या हो जाएगा, R हो जाएगा। यानी रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर ऑफ ए मटेरियल ऑफ यूनिट लेंथ क्या है, रेजिस्टिविटी क्या है, रेजिस्टिविटी क्या है, रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर ऑफ मटेरियल ऑफ यूनिट लेंथ और यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया। कुछ नहीं, ये रेजिस्टेंस के ही बराबर है, लेकिन किसी मटेरियल का, लेकिन उसकी यूनिट लेंथ और उसकी यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया। समझ में आया, रेजिस्टिविटी कुछ नहीं है, रेजिस्टेंस ही होता है किसी कंडक्टर, लेकिन उसके यूनिट लेंथ और उसके यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया के बराबर। अच्छा, दो चीज होता है, देखो लो रेजिस्टिविटी और हाई रेजिस्टिविटी। अब देखो लो रेजिस्टिविटी किसको कहेंगे, लो रेजिस्टिविटी किसको कहेंगे, जिसे इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन पॉसिबल है, जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी कंडक्शन होता है, ठीक है, उसी को कहेंगे लो रेजिस्टिविटी, जैसे हमारा मेटल्स। और हाई रेजिस्टिविटी किसका अगर होगा, अगर किसी चीज का हाई रेजिस्टिविटी होगा, मतलब क्या कि उससे जो करंट है वो कंडक्ट ही नहीं होता होगा, जैसे ग्लास हो गया, मिका हो गया, ठीक। नेक्स्ट देखेंगे कि यूनिट क्या होता है रेजिस्टेंस का। तो रेजिस्टेंस का यूनिट सबको पता है कि ओम मीटर होता है, ठीक है, ओम मीटर होता है। नेक्स्ट देखेंगे कि डायमेंशन क्या है, देखो डायमेंशन क्या निकलेगा, R = ρl/a हमको पता है, तो ρ क्या होगा, RA/L। अच्छा, रेजिस्टेंस का अभी तो थोड़ी देर पहले निकालें, क्या निकाला, ml² T⁻² A⁻², ठीक है। एरिया का क्या होगा, लेंथ का स्क्वायर, और नीचे हमारा जो है ऑलरेडी लेंथ है, तो यहां से हमारा जो रेजिस्टिविटी का डायमेंशन निकल गया वो ये निकल के आया, ml³ T⁻³ इंटू A⁻²। क्लियर, सबको क्लियर, इजी है ये। नेक्स्ट देखेंगे कि करंट डेंसिटी का और इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या रिलेशन है। करंट डेंसिटी का और इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या रिलेशन है, तो ये है दैट इज
दैट इज जो रेजिस्टिविटी है वो क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड बाय करंट डेंसिटी। ठीक है, हम इसमें क्या है, ये देखो ये क्या है, ये रो क्या है हमारा, रो रेजिस्टिविटी है, ई क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, जे क्या है, करंट डेंसिटी है। तो इन तीनों का रिलेशन ये याद करना पड़ेगा, ये न्यूमेरिकल्स में यूज होता है। ठीक है, नेक्स्ट रिलेशन देखेंगे कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी और रेजिस्टिविटी का क्या रिलेशन है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी और रेजिस्टिविटी का क्या रिलेशन है, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी इक्वल्स टू v बाई एन ई इंटू रो इंटू एल, जहाँ पे v क्या है, ऊपर वाला ये v क्या है, देखो ये पोटेंशियल डिफरेंस है, n क्या है नंबर ऑफ चार्ज, e क्या है इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, रो क्या है हमारा रेसिस्टिविटी, l क्या है लेंथ ऑफ द कंडक्टर। ठीक है, ये भी याद करना पड़ेगा, ये भी न्यूमेरिकल्स में यूज होता है। नेक्स्ट देखेंगे कि कंडक्टिविटी क्या है। अब ये कंडक्टिविटी सबको कंडक्टेंस क्या है, तो कंडक्टेंस क्या होता है, रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस। कंडक्टेंस को हम G से डिनोट करते हैं, तो G इक्वल्स टू 1/r। इसका यूनिट क्या होगा, मो होगा, या फिर क्या होगा एरिया पर वोल्ट, या फिर क्या लो सीमेंस होगा। ठीक है, मो होगा MHO मो, या फिर क्या लो एरिया पर वोल्ट और या फिर सीमेंस। और कंडक्टिविटी क्या है, रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी। यानी देखो कंडक्टिविटी को हम सिग्मा से डिनोट करेंगे, तो सिग्मा इक्वल्स टू 1 बाई रेजिस्टिविटी। ये देखो कंडक्टिविटी इक्वल्स टू 1 बाई रेजिस्टिविटी। और अभी थोड़ी देर पहले हम रेजिस्टिविटी का क्या पढ़े थे, क्या कितना आया था, अभी हम लोग थोड़ी देर पहले रेजिस्टिविटी का पढ़े थे ना, कि रेजिस्टिविटी क्या होता है, रेजिस्टिविटी जो होता है वो रेजिस्टेंस के बराबर आ रहा था। तो क्या हो जाएगा, यहाँ से जो हमारा निकल गया कंडक्टिविटी, यहाँ से हमारा जो निकल गया कंडक्टिविटी, वो क्या होगा NE² टाउ बाई m। सबको क्लियर है, कंडक्टिविटी को 1 बाई रेजिस्टिविटी, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। अगर हमको डायमेंशन निकालना चाहें तभी भी निकाल सकते हैं। क्या होगा, नीचे हमारा मास है तो m ले लिए, टाउ के लिए ये देखो टाइम t ले लिए, चार्ज के लिए इलेक्ट्रॉनिक चार्ज के लिए क्या होता है AT का होल स्क्वायर होता है, और इन्हीं के लिए नंबर ऑफ चार्जेस के लिए क्या हो गया L⁻³ ले लिए। ठीक है, यहाँ से जो हम समेशन किए तो हमारा जो हो गया कंडक्टिविटी का, ये हमारा डायमेंशनल फॉर्मूला लिखा, दैट इज m⁻⁻1 L⁻3 इंटू t का क्यूब इंटू a का स्क्वायर। ठीक है, फिर हम देखेंगे कि करंट डेंसिटी इलेक्ट्रिक फील्ड और कंडक्टिविटी का क्या रिलेशन है। तो करंट डेंसिटी क्या होता है, कंडक्टिविटी इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड। करंट डेंसिटी क्या होता है, करंट डेंसिटी जो होता है वो कंडक्टिविटी इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, नेक्स्ट कंडक्टर्स क्या है, इंसुलेटर्स क्या है, तुम सबको मालूम है। कंडक्टर्स क्या है, जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी जहाँ पे बहुत हाई है, ठीक है, वो कंडक्टर्स कहते हैं। जैसे हमारा ह्यूमन बॉडी है, ठीक है, उसको हम लोग कंडक्टर्स कहेंगे। और इंसुलेटर्स किसको कहते हैं, इंसुलेटर्स वो मटेरियल है जहाँ पे इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी जो वेरी वेरी स्मॉल, बहुत कम, बहुत स्मॉल। ठीक है, जैसे हमारा ग्लास हो गया, ड्राई एयर हो गया, सिलिका कह रहा हूँ, प्रोक्लेन हो गया, बेकेलाइट हो गया, ये सारा। और सेमीकंडक्टर यूज है, जो कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच में जो लाइक करता है उसको हम लोग सेमीकंडक्टर कहते हैं। जैसे सिलिकॉन हो गया, जर्मेनियम हो गया, ये सबको बेसिक है, सबको मालूम होगा। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे टॉपिक जो है वो मोबिलिटी। ठीक है, मोबिलिटी देखो क्या होता है। मोबिलिटी से पहले तुम लोग पढ़ लो कि होल्स क्या होता है। देखो सेमीकंडक्टर मटेरियल में क्या हो जाता है, जैसे सिलिकॉन हो गया, जर्मेनियम हो गया, कंडक्शन जो होता है वो पार्टली होता है। कंडक्शन क्या होता है, पार्टली होता है। क्यों, कंडक्शन या तो कुछ इलेक्ट्रॉन्स के कारण होता है या फिर कुछ इलेक्ट्रॉन वैकेंसीज के कारण होता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, होल्स कहते हैं। तो होल्स क्या है,
होल्स क्या है? मिसिंग इलेक्ट्रॉन्स, वो मिसिंग इलेक्ट्रॉन जो पॉजिटिव चार्जेस की तरह एक्ट करते हैं, ठीक है, वो होल्स क्या है? मिसिंग होल्स आर द मिसिंग इलेक्ट्रॉन्स विच एक्ट लाइक द पॉजिटिव चार्जेस। होल्स आर द मिसिंग इलेक्ट्रॉन विच एक्ट्स लाइक द पॉजिटिव चार्जेस, ठीक है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट आता है कि मोबिलिटी क्या होता है। नेक्स्ट देखो मोबिलिटी क्या होता है। मोबिलिटी क्यों नहीं है कि ये क्या होता है? ड्रिफ्ट वेलोसिटी बाय इलेक्ट्रिक फील्ड, ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? मोबिलिटी क्या है? मोबिलिटी क्या है? ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर इलेक्ट्रिक फील्ड। इसको हम म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। ये देखो, ये म्यू से इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी बाय इलेक्ट्रिक फील्ड। इसका एसआई यूनिट क्या है? इसका यूनिट्स क्या है? एम स्क्वायर पर वोल्ट पर सेकेंड, ठीक है, एम स्क्वायर पर वोल्ट पर सेकेंड। अच्छा, ड्रिफ्ट मोबिलिटी और करंट में क्या रिलेशन है? मोबिलिटी और करंट में क्या रिलेशन है? तो मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ये ई क्या है? इलेक्ट्रॉन्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या है? करंट बाय एन ई ए ई, दैट इज ई क्या है? ये इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, एरिया, इलेक्ट्रिक फील्ड, ये एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। अब देखो, मोबिलिटी जो है ना वो पॉजिटिव होता है किसके? फ्री इलेक्ट्रॉन्स और होल्स के लिए। बोथ फ्री इलेक्ट्रॉन्स और होल्स के लिए जो मोबिलिटी है, बोथ फ्री इलेक्ट्रॉन्स और होल्स के लिए, बोथ फ्री इलेक्ट्रॉन्स और होल्स के लिए जो मोबिलिटी है वो क्या है? पॉजिटिव है। लेकिन जो ड्रिफ्ट वेलोसिटीज है ना वो ऑपोजिट रहता है। जैसे फिर से बता देता हूं कि मोबिलिटी इज पॉजिटिव, मोबिलिटी जो है ना वो पॉजिटिव है फॉर बोथ फ्री इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स, बट देयर ड्रिफ्ट वेलोसिटीज आर ऑपोजिट टू ईच अदर। अब याद करो, देखो थोड़ी देर पहले ही हम पढ़े थे कि वीडी ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होता है? माइनस ई इंटू एम बाई टाउ। अच्छा, इसको मैग्नीट्यूड फॉर्म में लिखें तो माइनस से को हट जा रहा है, क्या आ जा रहा है? वी डी इक्वल्स टू ई इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड बाई एम इंटू टाउ। अच्छा, वी डी इलेक्ट्रिक फील्ड को हम बाहर नीचे निकल आए, यानी वी डी बाई ई हो गया, तो क्या हो गया? ई इंटू टाउ बाई एम, ये हो गया ना, देखो ये हो गया ई इंटू टाउ बाई एम। और इसी को हम लोग क्या लिख सकते हैं? अभी हम म्यू का क्या पढ़े थे? अभी हम मोबिलिटी क्या पढ़े थे? मोबिलिटी क्या होता है? मोबिलिटी ड्रिफ्ट वेलोसिटी बाई, ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी बाई इलेक्ट्रिक फील्ड होता है ना, तो यही तो मोबिलिटी हो गया, यही तो भैया मोबिलिटी हो गया। तो क्या हो गया? मोबिलिटी इक्वल्स टू ई इंटू टाउ बाई एम, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज इंटू रिलैक्सेशन टाइम बाई मास ऑफ ईच इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रॉन्स देखो, ये म्यू ई क्या है और म्यू है, देखो ये फॉर इलेक्ट्रॉन्स के लिए, इलेक्ट्रॉन्स के मोबिलिटी के लिए भी वही है और होल्स के मोबिलिटी के लिए भी वही है, दैट इज इलेक्ट्रॉनिक चार्ज इंटू रिलैक्सेशन टाइम ऑफ होल्स इंटू मास ऑफ होल्स, ठीक है। उसी तरह ये सेम इलेक्ट्रॉन्स के लिए अवेलेबल है। नेक्स्ट हम देखेंगे कि मोबिलिटी और रेजिस्टिविटी का क्या रिलेशन है। तो याद रखना, ये सब याद रखना पड़ेगा। यहाँ पे थ्योरेटिकल थोड़ा ज्यादा है, फॉर्मूलाज ज्यादा है जो न्यूमेरिकल्स में यूज होंगे। तो मोबिलिटी और रेजिस्टिविटी का क्या रिलेशन है कि रेजिस्टिविटी जो होता है वो 1/n इंटू मोबिलिटी होता है, ठीक है। ये देखो, ये सबको दिख रहा होगा, 1/n इंटू मोबिलिटी, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे कि मोबिलिटी और कंडक्टिविटी का क्या रिलेशन है। तो मोबिलिटी और कंडक्टिविटी रिलेशन को ये है, दैट इज कंडक्टिविटी इक्वल्स टू n इंटू ई इंटू मोबिलिटी, दैट इज कंडक्टिविटी इक्वल्स टू n इंटू ई इंटू मोबिलिटी। क्लियर? अच्छा, नेक्स्ट हम देखेंगे कि रेजिस्टर, देखो कभी भी तुम लोग अगर कभी कोई रेजिस्टर देखोगे ना, देखो रेजिस्टर इस टाइप का दिखता है, देखो इस तरीके का दिखता है रेजिस्टर, जिसपे ना इस तरीके का दिखता है रेजिस्टर, जिसपे 4 ना स्ट्रिप्स, कलर कोड 4 स्ट्रिप्स रहते हैं, 4 कलर के होते हैं, ठीक है। इस तरीके का देखो दिखता है, देखो 4 स्ट्रिप दिख रहा है ना, 1 2 3 4, पहला ग्रीन, ऑरेंज, ब्लू, सिल्वर। तो ऐसे में सोचो कि ऐसा ही रहता है, कलर डिफरेंट हो सकता है, लेकिन हर जो स्ट्रिप है ना वो किसी वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है। जैसे पहला जो दोनों स्ट्रिप है ये सिग्निफिकेंट फिगर को रिप्रेजेंट कर रहा है। पहला दोनों, जैसे मान लो ग्रीन है, मत देखो, जैसे अभी तुम लोग का किताब में ना चार्ट बना होगा, जैसे ब्लैक का नंबर 0 होता है, ब्राउन का नंबर 1 होता है, रेड। तो ग्रीन है तो क्या होगा? ग्रीन का नंबर है 5, तो 5 लिखेंगे। ऑरेंज का नंबर होता है 3,
तो 3 लिखेंगे। तो पहला दोनों में क्या लिख देंगे 5 3। तीसरा जो स्ट्रिप होता है वो मल्टीप्लायर का काम करता है, यानी इनटू मल्टीप्लायर। जैसे हर कलर का मल्टीप्लायर है, जैसे ब्लैक का मल्टीप्लायर क्या है 10 टू द पावर 0 है, ब्राउन का मल्टीप्लायर क्या है 10 टू द पावर 1 है, रेड का मल्टीप्लायर क्या है 10 टू द पावर 2 है। तो इसी तरह तो ये तीसरा स्ट्रिप को याद रखना होगा कि ये मल्टीप्लायर का काम करता है। और ये जो स्ट्रिप है ना ये टॉलरेंस पर आता है, टॉलरेंस। इट रिप्रेजेंट्स, इट इंडिकेट्स टॉलरेंस। ओके, कि कितना टॉलरेंस है, ±20% कि ±10%, ये। तो बस ये याद रखना है कि क्या है। नेक्स्ट हम देखेंगे कि सीरीज कनेक्शन और पैरेलल कनेक्शन। ये भी बहुत इजी है। सीरीज कनेक्शन और पैरेलल कनेक्शन में क्या होता है, रेजिस्टेंस जो होता है, जो रेजिस्टेंस, टोटल रेजिस्टेंस क्या होता है, समेशन ऑफ ऑल द रेजिस्टर्स। और यहाँ पे क्या होता है रेसिप्रोकल, यानी 1/RP क्या हो जाता है 1/R + 1/R2 + डॉट डॉट जितना भी आ रहा है। सीरीज में क्या होता है, देखो करंट जो सेम होता है, करंट क्या होता है जो सेम होता है ना, करंट जो है वो सेम होता है हर रेजिस्टर में। और यहाँ पे क्या होता है पोटेंशियल डिफरेंस इज सेम अक्रॉस द ईच रेजिस्टर। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस इज सेम अक्रॉस ईच रेजिस्टर। नेक्स्ट हम देखेंगे कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इन 2 पैरेलल रेजिस्टेंस। देखो ये फिगर सबको दिख रहा होगा। ये देखो क्या है कि हमारा, देखो एक बात हमेशा याद रखना कि मान लो किसी रेजिस्टेंस से अगर 10 ओम का करंट हम देते हैं ना, तो उससे मेरा 10 ओम का करंट ही निकलेगा। ठीक है, यानी ये देखो पहले हम क्या किए, पहले हम लोग क्या किए, ये आई करंट आया, ये एक्स क्या है, ये एक्स कुछ नहीं है, ये एक्स जो है वो टर्मिनल है। अब ये इस टर्मिनल में जो आई करंट है वो 2 भाग में टूट गया। I1 करंट इधर चला जाता है, I2 करंट इधर चला जाता है। IR1 है, ये 2 रेजिस्टेंस लगा रखे हैं, और जो टोटल निकलता है ये इस टर्मिनल पॉइंट, लास्ट एंड टर्मिनल पॉइंट Y से, तो फिर से मेरा I में टोटल करंट निकल जाता है। ठीक, क्लियर होगा सबको। तो मान लेते हैं कि इफ R जो है ना, अगर R मेरा टोटल रेजिस्टेंस है X और Y के बीच में, तो क्या होगा 1/R क्या होगा 1/R = 1/R1 + R2, यानी R = R1 R2 R1 + R2। अगर मेरा V पोटेंशियल डिफरेंस है, देखो X एंड Y, देखो ये देखो X एंड Y दिख रहा है ना, इस X के Y को बीच में हमारा जो पोटेंशियल डिफरेंस मान लेते हैं V, तो अभी V = क्या होता है IR होता है। अभी R का वैल्यू निकालें तो I × R1 R2 R1 + R2। ठीक है, और I1 क्या होता है, I1 मैंने पहले रेजिस्टर के लिए करंट क्या होगा V/R1 होगा, यानी V/R1 होगा। तो V अभी हम निकाले क्या, ये वैल्यू निकालें, इस V का वैल्यू को यहाँ पुट कर दो, तो ये मेरा फैनो निकलेगा, ये मेरा निकल जाएगा। उसी तरह I2 करंट दूसरे के लिए कितना निकल जाएगा, इतना निकल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे कि I1/R2 क्या होगा R2/R1। ठीक है, यानी जो करंट है ना, करंट खुद डिवाइड देमसेल्व्स इन द इनवर्स रेशियो ऑफ रेजिस्टेंसेस। करंट डिवाइड देमसेल्व्स इन द इनवर्स रेशियो ऑफ रेजिस्टेंसेस। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा सर्किट इक्वेशन। तो ये सब याद रखना है। सर्किट इक्वेशन आई क्या होता है, सर्किट इक्वेशन I = EMF बाई रेजिस्टेंस ऑफ द रेजिस्टर्स पर प्लस इंटरनल रेजिस्टेंस। ये मेरा सर्किट इक्वेशन कहते हैं, ये इसको सर्किट इक्वेशन कहते हैं कि I = EMF बाई रेजिस्टेंस ऑफ द रेजिस्टर्स प्लस इंटरनल रेजिस्टेंस। ठीक, अगर हमको इंटरनल रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना हो तो कैसे, ये फॉर्मूला है कि EMF माइनस पोटेंशियल डिफरेंस बाई पोटेंशियल डिफरेंस इंटू R। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे जब हमारा सेल डिस्चार्ज हो जाता है ना, तब V कितना होता है, V = EMF माइनस I इंटू R होता है। V क्या होता है, EMF बाई I माइनस I इंटू R होता है। ठीक है, तुम लोगों को समझ आ रहा हो थोड़ा सा, अगर वीडियो थोड़ा सा हिल रहा है तो थोड़ा कोऑपरेट करना। ठीक, क्योंकि प्रॉब्लम चल रहा है, सबका प्रॉब्लम है, इसीलिए हम कोशिश कर रहे हैं कि तुम लोग को अपना बेस्ट दे सकें। तो तुम लोग भी कोशिश करो कि अच्छे से अच्छा सा पढ़ाई कर सको और टाइम को यूटिलाइज कर सको। ठीक है,
तो क्या करना है कि जब सेल डिस्चार्ज होता है ना, तब जो पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाता है, वो EMF माइनस आई इंटू आर, माने जहाँ पर स्मॉल आर क्या है, रेजिस्टेंस है, इंटरनल रेजिस्टेंस है। और जब हम सेल को चार्ज करना स्टार्ट कर देते हैं, तब जो पोटेंशियल डिफरेंस आ जाता है वो समीशन, वो एडिशन हो जाता है, यानी EMF प्लस हो जाता है आई इंटू आर। ठीक है। अच्छा, अगर VA मेरा अप्लाइड वोल्टेज है, तो करंट इन दी सर्किट, उस मतलब जब हम चार्ज कर रहे हैं तो मान लो कुछ अप्लाइड वोल्टेज कर रहे हैं, तो उस सर्किट में करंट कितना होगा, तो उस सर्किट में जो करंट होगा उसका वैल्यू कैलकुलेशन ऐसे करेंगे, VA अप्लाइड वोल्टेज माइनस ऑफ EMF बाई रेजिस्टेंस ऑफ दैट पर्टिकुलर रेजिस्टर प्लस ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस। देखो ठीक से देखो क्या होगा कि अगर जब हम बैटरी को चार्ज कर रहे हैं तो कुछ अप्लाइड वोल्टेज करेंगे, तो करंट क्या होगा, VA माइनस EMF बाई इंटरनल रेजिस्टेंस प्लस रेजिस्टेंस ऑफ द रेजिस्टर। ओके, नेक्स्ट देखेंगे कि जब सेल्स सीरीज में कनेक्ट करेंगे, तो मान लो एक कंडीशन हो सकता है कि जो सेल्स है ना वो सेम EMF और सेम इंटरनल रेजिस्टेंस के हैं, तो करंट क्या होगा, N इंटू EMF बाई R, कैपिटल R, जहाँ पे R क्या है, रेजिस्टेंस है, यानी N टाइम्स। लेकिन अगर सेल मेरा डिफरेंट EMF का है और इंटरनल रेजिस्टेंस का है, तब मेरा क्या होगा, EMF टोटल EMF क्या होगा, एडिशन होगा, सीरीज में हो रहा है, तो EMF 1 प्लस EMF 2, इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होगा, R1 प्लस R2, तो I क्या हो जाएगा, करंट क्या हो जाएगा, EMF बाई इंटरनल रेजिस्टेंस प्लस रेजिस्टेंस ऑफ द रेजिस्टर्स। ये तो था सीरीज में। नेक्स्ट पैरेलल में देखो कि पैरेलल में अगर EMF जो है वो सेम हो और इंटरनल रेजिस्टेंस सेम हो, तो क्या हो जाएगा, I इक्वल्स टू N इंटू EMF बाई ये स्मॉल r। ये याद रखना कि देखो सीरीज में क्या हो रहा था, ये रेजिस्टेंस ऑफ द रेजिस्टर से उसको भाग कर रहे थे, लेकिन पैरेलल में क्या कर रहे हैं, ये इंटरनल रेजिस्टेंस से कर रहे हैं, यानी जब हमारा सेम EMF सेम इंटरनल रेजिस्टेंस का सेल बना हो और वो पैरेलल में कनेक्टेड हो, तो क्या होगा, करंट जो हो जाएगा वो N टाइम्स, जितना भी टाइम्स का है, इंटू EMF बाई इंटरनल रेजिस्टेंस। लेकिन अगर सेल जो है जो मेरा डिफरेंट EMF और इंटरनल रेजिस्टेंस का हो, तो ये EMF टोटल EMF कैसे निकालेंगे, ये याद रखना कि E1 R2 प्लस E2 R1 बाई R1 प्लस R2, ये हो जाएगा मेरा टोटल EMF। इंटरनल रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, R1 R2 बाई R1 प्लस R2, और करंट क्या हो जाएगा, वही वाला फॉर्मूला, EMF बाई इंटरनल रेजिस्टेंस प्लस रेजिस्टेंस ऑफ द रेजिस्टर्स। देखो ठीक से देख लो एक बार, देखो जो टोटल EMF होता है E1 R2 प्लस E2 R1 बाई R1 प्लस R2, इंटरनल रेजिस्टेंस कितना होता है, इतना होता है, और करंट इतना होता है। ठीक है। नेक्स्ट बच्चों लोग हम लोग पढ़ेंगे कर्चॉफ्स लॉ। तो सेक्शन बी वाले नहीं जानते हैं, सेक्शन ए को हम पढ़ा चुके हैं। तो कर्चॉफ्स के ना 2 लॉ हैं, ध्यान से सुनना, यहाँ से वीडियो बहुत ध्यान से सुनना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कोई साइन कन्वेंशन किसी किताब का पढ़ने का जरूरत नहीं है, बस इस वीडियो को थोड़ा ध्यान से सुन लो। कर्चॉफ्स के ना 2 लॉ हैं, एक है KCL, इसको कहते हैं कि कर्चॉफ्स का करंट लॉ, और दूसरा है हमारा KVL, जिसको कहते हैं कर्चॉफ्स का वोल्टेज लॉ। ठीक, तो पहला जो लॉ है ना वो चार्ज कंजर्वेशन पे काम करता है, बिल्कुल याद रखना, यस, चार्ज कंजर्वेशन पे काम करता है। और जो KVL है यानी वोल्टेज लॉ जो है ना वो एनर्जी कंजर्वेशन पे काम करता है। ये याद रह जाएगा कि पहला चार्ज कंजर्वेशन, दूसरा एनर्जी कंजर्वेशन। अच्छा, पहले वाले लॉ में क्या आता है ना कि समीशन ऑफ ऑल करेंट्स को हम लोग 0 कर देते हैं, और दूसरे वाले में क्या आता है, समीशन ऑफ ऑल वोल्टेजेस इक्वल्स टू 0 हो जाता है। ठीक है, समीशन ऑफ ऑल वोल्टेजेस इक्वल्स टू 0 रहता है। अब देखो हम कैसे करेंगे। देखो पहला वाला जो है ना, ये जो हमारा पहला वाला कर्चॉफ्स लॉ है, ये ओपन सर्किट और क्लोज्ड सर्किट दोनों के लिए एप्लीकेबल है। ये ओपन सर्किट पहला लॉ, ओपन सर्किट क्लोज सर्किट दोनों के लिए एप्लीकेबल है, लेकिन ये जो सेकेंड लॉ है ये ओनली एंड ओनली क्लोज्ड सर्किट पे अप्लाई होता है। अब कैसे अप्लाई करना है, देखो पहला लॉ अप्लाई, ये देखो ये क्या है, एक तुम कहोगे सर ये ओपन सर्किट है, तो हम पूछेंगे कौन सा लॉ अप्लाई कर सकते हो, बोलोगे सर फर्स्ट लॉ अप्लाई कर सकते हैं। देखो ये हमारा कॉमन पॉइंट टर्मिनल है, यहाँ पे मेरा I1 करंट आ रहा है, यहाँ पे I2 करंट आ रहा है, लेकिन यहाँ से I3 जा रहा है, I4 जा रहा है, I5 जा रहा है। तो इसमें साइन कन्वेंशन ये यूज रखना है ना कि देखो जो आ रहा है उसको हम पॉजिटिव लेंगे, जो जा रहा है उसको हम लोग नेगेटिव लेंगे। ध्यान से सुनो,
जो आ रहा है मेरे पास, जो आ रहा है उसको पॉजिटिव लेंगे, जो जा रहा है उसको हम लोग नेगेटिव लेंगे। देखो I1 को पॉजिटिव लिए क्योंकि I1 उस पॉइंट पे जा रहा था, प्लस I2 को भी पॉजिटिव लिए क्योंकि वो भी उस पॉइंट पर आ रहा था, लेकिन I3 को माइनस लिए क्योंकि जा रहा था, I4 को भी माइनस लिए, I5 को भी माइनस लिए, इक्वल टू 0। यानी हम पहले बनाए, देखो टोटल समीशन ऑफ पावर करंट 0 होता है, यानी इक्वल टू 0 कर दिए। क्लियर? ये है मेरा फर्स्ट लॉ, ये है मेरा फर्स्ट लॉ। अब हम थोड़ा सेकेंड लॉ की तरफ आ जाते हैं। सेकेंड लॉ की तरफ देखो, ये फिगर तुमको दिख रहा होगा कि 4 रेजिस्टेंस लगे हैं, R1, R2, R3, R4 और बीच में उनको और एक रेजिस्टेंस हम लोग जोड़ दिए हैं जो कि R5 नेम है। ए और डी पॉइंट को हम लोग क्या कर दिए हैं, कनेक्ट कर दिए हैं। इसमें एक और रेजिस्टेंस लगा दिए हैं R6 नाम का, और उसका जो और एक EMF को भी ऐड कर दिए हैं, इसका E1 है। ठीक है, ठीक है। देखो कैसे हम अप्लाई करेंगे। देखो दोस्तों, मेरे जितने भी मेरे स्टूडेंट्स अभी देख रहे हो, हम हमेशा याद रखना एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे भैया। कहीं से भी स्टार्ट कर लो, हम लोग चलेंगे एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, हम लोग चलेंगे एंटी क्लॉकवाइज। क्लियर? एक पॉइंट क्लियर है। दूसरा कि भाई जो मेरे रास्ते मेरे साथ साथ चलेगा उसको हम लोग पॉजिटिव लेंगे, जो मेरे साथ नहीं मेरा ऑपोजिट चलेगा उसको हम लोग नेगेटिव लेंगे। क्लियर? पहला पॉइंट हो गया कि हम लोग जो है वो एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे। दूसरा क्या है कि हमारे जो साथ चल रहा है उसको हम लोग लेंगे पॉजिटिव, और जो हमारे अगेंस्ट में चल रहा है उसको हम लोग लेंगे नेगेटिव। तीसरा केस आता है EMF। ये जो जितने भी EMF है, इसका जो चीज हमको पहले दिखेगा उसको हम पॉजिटिव लेंगे। हमको पहले अगर पॉजिटिव दिख जाएगा इसका तो पॉजिटिव लेंगे, अगर हमको नेगेटिव पहले मिलता है तो उसका हम लोग पहले नेगेटिव लेंगे। अब देखो कैसे अप्लाई करते हैं। हम पहला लूप लेते हैं ACB का, भाई ACB का लेते हैं। कैसे अप्लाई करोगे? कहीं से भी किसी भी पॉइंट से अप्लाई करो। कि मान लो तुम कहो कि सर आप अप्लाई करिए A से, मैं कहूँगा ठीक है चलो A से अप्लाई करते हैं। ठीक है, हमको चलना है एंटी क्लॉकवाइज। देखो अब यहाँ पे क्या होता है कि समीशन ऑफ ऑल वोल्टेजेस इक्वल टू 0, और V क्या होता है IR। अभी हम ओम्स लॉ में पढ़ के आए V इक्वल टू IR। तो देखो ये I2 किस डायरेक्शन में चल रहा है, हमारे एंटी क्लॉकवाइज में चल रहा है ना, ऐसे चल रहा है ना, ऐसे चल रहा है ना, ऐसे चल रहा है। तो भैया हम प्लस I2 R2 लेंगे। प्लस क्या लेंगे, देखो ध्यान से देखो, ठीक से देखो, प्लस लेंगे I2 R2 का। चलते गए। अच्छा EMF को हमको क्या मिला, पॉजिटिव चीज मिला ना, तो इस पॉजिटिव को ले लो। चलो चलते गए। ये देखिए I5 तो मेरे ऑपोजिट चल रहा है, नहीं नेगेटिव लेना पड़ेगा, माइनस ऑफ I5 R5। फिर चलते गए। फिर देखिए I1 मेरे सामने आया, तो I1 भी देखिए मेरा ऑपोजिट चल रहा है, नहीं भाई, माइनस I1 R1। तो टोटल क्या हो गया 0, इक्वल टू 0 कर देंगे। देखो वही है, प्लस R2 I2 लिए, देखो प्लस R2 I2 लिए, प्लस E2 मिला, माइनस I5 R5 मिला, माइनस I1 R1 मिला, इक्वल टू 0 मिला। हुआ। अच्छा अब BCD के लिए अप्लाई करो। देखो इस लूप के लिए अप्लाई करो, कहीं से भी अप्लाई करो। कहीं तुम कहोगे सर हम यहीं से अप्लाई करेंगे, मैं बोलूँगा ठीक है। यहाँ से जा रहे हैं, आया मेरा I3 R3। भाई मेरी दिशा में क्या तुम चल रहे हो, नहीं, ले लो माइनस, ले लो इसको, माइनस I3 R3 ले लो। ठीक आया। देखो I5 देख रहे हैं कि मेरे डायरेक्शन में चल रहा है, प्लस I5 R5 यहाँ पे जाके। अच्छा I4 R4 भी मेरे दिशा में चल रहा है, प्लस I4 प्लस I4 R4 इक्वल्स टू 0। क्लियर? ये दूसरे लूप के लिए अप्लाई किए हैं। अच्छा अब इस लूप के लिए अप्लाई कर लो, इस लूप के लिए अप्लाई कर लो, A से D के लिए। तुम कहो कि सर हमको ना यहाँ से स्टार्ट करिए, और बोलूँगा ठीक है। यहाँ से आते हैं। देखो I6 मिला, भाई तुम क्या ऑपोजिट चल रहे हो, नहीं, माइनस I6 R6। अच्छा यहाँ पे क्या आते हो, पहले हमको प्लस मिला EMF का, प्लस E1, ऐसे चलते गए। I6 ले चुके हैं यहाँ पे। फिर I4 R4, ये क्या मेरा ऑपोजिट चल रहा था, नहीं, हाँ ऑपोजिट चल रहा है, माइनस ऑफ I4 R4, ऐसे चलते गए। अच्छा ये EMF का पहले मुझे क्या मिला, E2 मिला, क्या मिला, नेगेटिव मिला, तो माइनस ऑफ E2। यहाँ भी चलते गए। I2 R2 क्या है, ऑपोजिट चल रहा है, माइनस ऑफ I2 R2। देखो यही हुआ है, देख लो, देखो दोस्तों वही हुआ है, माइनस ऑफ R6 I6 प्लस E1 माइनस I4 R4। देखो फिर जब हम समेशन किए तो क्या निकल गया, मेरा समेशन ऑफ ऑल EMF इक्वल्स टू समेशन ऑफ ऑल वोल्टेज, यानी या फिर कह लो IR।
ठीक है, यही है मेरा भाई किरचॉफ लॉ, यही है इसका साइन कन्वेंशन। मुझे नहीं लगता है किसी को कोई प्रॉब्लम होगा। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो वीडियो थोड़ा सा बैक करके फिर से देख लेना, मैंने वही समझाया है। ठीक, अब इसके हम कुछ एप्लीकेशन में जाएंगे, जिसका पहला है विट्सन ब्रिज। विट्सन ब्रिज में कुछ नहीं है, बीच वाले को हम लोग गैल्वेनोमीटर से कहीं को कनेक्ट कर दिए हैं। इसमें भी सेम है, सेम रेजिस्टेंस है R1, 2 और 4 रेजिस्टेंस है। देखो ये देखो PQRS, PQR और S दिख रहा है ना। इसको हम लोग क्या कर दिए, गैल्वेनोमीटर से जोड़ दिए हैं। अब देखो ये करंट जा रहा था, यही करंट टूट गया, दो भाग में टूट गया, I1 इधर चला गया, I-I1 चला गया। ठीक है, ये जाते गया। अब इधर का करंट आया तो I-I1 प्लस जुड़ गया ना, ये करंट जुड़ गया। क्या IG क्या हो गया, इधर ये जब इधर से आया तो इधर जुड़ गया, प्लस IG हो गया, इधर जाते गया इधर। अच्छा, इधर करंट तो IG आ ही रहा था, ये I1 IG, ये C है, और इसको गैल्वेनोमीटर जोड़ दिए हैं। और यहाँ पे इसका बैटरी से कनेक्ट है, इसको ये की है। तो विट्सन ब्रिज का बस डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखो, जो P/Q होता है, P/Q इक्वल्स टू R/S। देखो P/Q इक्वल्स टू R/S, यानी ये रेजिस्टेंस बाई ये रेजिस्टेंस इक्वल्स टू ये रेजिस्टेंस बाई ये रेजिस्टेंस। बस ये इतना ही याद रखना है तुम लोग को, इतना ही याद रखना है, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं आप याद रखना है विट्सन ब्रिज में। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे मीटर ब्रिज। देखो मीटर ब्रिज का देखो ये है डायग्राम। देखो मैं बताता हूँ क्या है, ध्यान से सुनना। मीटर ब्रिज का थोड़ा ध्यान से सुनना। देखो भाई ये दिख रहा है ना, ये A से C दिख रहा है, ये A से C दिख रहा है, सबको दिख रहा होगा। ये A से C दिख रहा है ना, ये हम ले लेते हैं एक स्ट्रेट यूनिफॉर्म वायर लेते हैं। ठीक है, ये A से C जो है ये एक स्ट्रेट यूनिफॉर्म वायर है। इसके दोनों एंड्स जो है ना वुडन बोर्ड पे स्टिक्ड हैं। अच्छा, ये जो तुम देख रहे हो एल शेप्ड का, और इधर में देख रहे हो एल शेप्ड का, ये कॉपर के स्ट्रिप्स हैं। और ये जो बीच वाला है ना, ये भी कॉपर का स्ट्रिप है। अच्छा, इसका एंड को हम लोग क्या कर दिए हैं, एक रेजिस्टेंस बॉक्स से कनेक्टेड कर दिए हैं। रेजिस्टेंस बॉक्स, RB रेजिस्टेंस बॉक्स। इसके एंड को और इसके एंड को हम लोग क्या कर दिए हैं, एक रेजिस्टेंस X से जोड़ दिए हैं। अच्छा, इस बीच वाले को हम लोग गैल्वेनोमीटर जोड़ दिए हैं, इस बीच वाले को हम लोग गैल्वेनोमीटर से जोड़ दिए हैं। और क्या किए हैं, यानी ये जो गैल्वेनोमीटर है, इसका एक एंड जो है ये बीच इस कॉपर स्ट्रिप के बीच एंड से कनेक्टेड है, और एक किससे कनेक्टेड है, जॉकी से कनेक्टेड है। एक किससे कनेक्टेड है, जॉकी से कनेक्टेड है। ठीक है, जॉकी कुछ नहीं, एक स्लाइडर होता है, जैसे ऐसे करके जो ले जाए ना, ये देखो, इसको यहां से यहां घिसका सकते हैं। जैसे याद करो हम लोग लैब में जो यूज करते थे, इसको हम मूव कर सकते हैं, मूवेबल है, ये जॉकी है, मूवेबल है। ठीक, ओके। अब देखो ये जो है ये A से B, इसका लेंथ मान लेते हैं L, और ये B से जो ये C है, इसको 100 - L, यानी टोटल लेंथ कितना हो गया हमारा, टोटल लेंथ L सेंटीमीटर है, टोटल लेंथ L सेंटीमीटर है। ठीक, अब इसको विट्सन ब्रिज की तरह इमेजिन करो। ये देखो, ये हमारा क्या हो गया, PQ, ये B से गैल्वेनोमीटर जोड़ा था, ये P और Q। ठीक है, P और Q, और ये नीचे R और X, यानी ये वाला X रेजिस्टेंस और ये रेजिस्टेंस B। ठीक, अच्छा, मीटर ब्रिज का यूज क्या होता है, मीटर ब्रिज हम क्यों यूज करते हैं। देखो मीटर ब्रिज का हम 2 यूज है, याद रखना। मीटर ब्रिज का काम क्या है कि किसी अननोन रेजिस्टेंस का वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए, किसी अननोन रेजिस्टेंस का वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए, और 2 अननोन रेजिस्टेंस को कंपेयर करने के लिए हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, 2 अननोन रेजिस्टेंस को यूज करने के लिए हम लोग यूज करते हैं। देखो फिर से देखो डायग्राम। अच्छा, अब देखो यहाँ से देखो क्या है कि AB का लेंथ हमको पता चल गया, लेंथ L है, BC जो है वो 100 - L है। अच्छा, अगर मेरा रेजिस्टेंस देखो E और B दिख रहा है ना, A और B दिख रहा है, A और B पॉइंट दिख रहा है। अच्छा, इन दोनों A और B के बीच में अगर हम रेजिस्टेंस, तार का रेजिस्टेंस हम ले लेते हैं P। समझो A और B जो है, देखो A पॉइंट और B पॉइंट के बीच में जो वायर का रेजिस्टेंस मान लेते हैं P।
तो P जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, लेंथ का। जितना भाई सिंपल सी बात है, जितना मेरा रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा उतना ही तो लेंथ मेरा उसका ज़्यादा होगा, यानी P क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल जब हटेगा तो P क्या हो गया, सिग्मा इंटू L, जहाँ पे सिग्मा क्या है, रेजिस्टेंस पर सेंटीमीटर ऑफ द वायर, रेजिस्टेंस पर सेंटीमीटर ऑफ द वायर। उसी तरह बी पॉइंट और सी पॉइंट, ये दिख रहा है ना, बी पॉइंट और सी पॉइंट, बी और सी पॉइंट के बीच में जो रेजिस्टेंस ऑफ वायर है उसको मान लेते हैं Q। तो Q जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू उस लेंथ का, और लेंथ कितना है, 100 माइनस एल है, बिल्कुल है 100 माइनस एल है। तो Q क्या हो गया, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 100 माइनस एल। ये देखो Q को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 100 माइनस एल, और ये जो जब प्रोपोर्शन हटा तो ये क्या आ गया, सिग्मा आ गया फिर से, और सिग्मा क्या है, रेजिस्टेंस पर सेंटीमीटर ऑफ द वायर। तो यानी P इक्वल्स टू सिग्मा इंटू एल एंड Q इक्वल्स टू सिग्मा इंटू 100 माइनस एल। यानी P बाई Q का वैल्यू कितना आ जाएगा, ये देखो ये P बाई Q इतना आएगा ना, P बाई Q क्या हो गया, हाँ L बाई 100 माइनस एल। अच्छा, अभी हम थोड़ी देर पहले व्हीटस्टोन ब्रिज में पढ़े थे कि P बाई Q इक्वल्स टू R बाई एस, यानी ये देखो ये वाला कि ये रेजिस्टेंस बाई ये रेजिस्टेंस इक्वल्स टू ये रेजिस्टेंस बाई ये रेजिस्टेंस, यानी P बाई Q इक्वल्स टू R बाई एक्स। ठीक, यहां से हमको वैल्यू इतना आज मिल जाएगा, यानी x बाई आर इक्वल्स टू 100 माइनस एल बाई 100, यानी यहाँ पे हमको ये वैल्यू ये मिलेगा, x इक्वल्स टू 100 माइनस एल बाई एल इंटू आर। ठीक है, x इक्वल्स टू 100 माइनस एल बाई एल इंटू आर। तो मीटर बीच में देखो यहाँ पे x जो है ना, x वो अननोन रेजिस्टेंस है, और R और L जो है हमारा नोन है। तो यहाँ से क्या कर सकते हैं, एक अननोन रेजिस्टेंस का वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। उसी तरह अगर हमको अननोन रेजिस्टेंस का वैल्यू वैल्यू को जो कैलकुलेट करना हो तो कैसे करेंगे, उसी तरह हमको अननोन रेजिस्टेंस का वैल्यू कैलकुलेट करना हो तो कैसे करेंगे, R1 बाई R2 इक्वल्स टू L2 बाई L1 इंटू 100 माइनस L1 बाई 100 माइनस L2। इस वैल्यू इसको याद रख लो, इस रिलेशन को याद रख लो। ठीक है, इस रिलेशन को याद रख लो कि अगर हमको दो अननोन रेजिस्टेंस को कंपेयर करना हो तो ऐसे करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा टॉपिक है पोटेंशियोमीटर। देखो पोटेंशियोमीटर क्या होता है कि हमको बहुत अगर एक्यूरेट मेजरमेंट करना है तो हमें इलेबोरेट मेजरिंग सर्किट की जरूरत है, इलेबोरेट मेजरिंग सर्किट की जरूरत है। उसी में से एक आता है पोटेंशियोमीटर, उसी में से एक आता है पोटेंशियोमीटर। देखो ये फिगर सबको दिख रहा है ना, देखो ये फिगर सबको दिख रहा है। इसमें क्या है कि एक सर्किट है जिसका दो सेल्स है, दो सेल है, जिसका ईएमएफ है E1 और E2। ठीक है, E1 और E2, और एक रेजिस्टेंस R है और गैल्वेनोमीटर G है। मान लेते हैं जो ईएमएफ E1 है ना वो ग्रेटर है E2 से, तो नेट ईएमएफ कितना हो जाएगा, E1 माइनस E2 हो जाएगा। नेट ईएमएफ जो है E1 माइनस E2, और करंट I क्या हो जाएगा, E1 माइनस E2 बाई R प्लस G, E1 माइनस E2 बाई R प्लस G। अगर E1 दोनों ईएमएफ बराबर हो जाता है तो क्या हो जाएगा, करंट हमारा जीरो हो जाएगा ना। अगर दोनों ईएमएफ मेरा बराबर हो जाता है तो करंट मेरा जीरो हो जाएगा। ठीक है, इसका मतलब हमें क्या पता चला कि अगर हमको किसी गिवन ईएमएफ को इक्वलाइज करना है तो दूसरा ईएमएफ जरूर वेरिएबल होगा, दूसरा ईएमएफ जो है वो जरूर वैल्यू होगा। और यही बेसिस है, यही डिजाइन है, बेसिस है किसी ईएमएफ का कैलकुलेट करने का, किसी ईएमएफ का कैलकुलेट करने का। नेक्स्ट हम देखेंगे कि प्रिंसिपल क्या है पोटेंशियोमीटर का। देखो तुमको सबको पता है कि ओम्स लॉ से क्या आता है, V इक्वल्स टू आई आर, और रेजिस्टेंस क्या होता है, R इक्वल्स टू रो एल बाई ए। तो यहाँ से हम क्या किए, V इक्वल्स टू आई आर होता है, R का वैल्यू रो एल बाई ए। ठीक, तो क्या हो जाएगा, इसको हम ले लिए फिर K इंटू एल, जहाँ पे K क्या हो गया, I इंटू रो बाई ए। देखो इत्यादि, देखो ध्यान से, V इक्वल्स टू आई आर सबको मालूम है, R इक्वल्स टू रो एल बाई ए, R का जगह वहां पे पुट कर दिए तो क्या आ गया, K इंटू एल, जहां पे K क्या है, IP बाई ए। ठीक है, और अगर मेरा ये K कांस्टेंट हुआ तो क्या हो जाएगा, V जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, और यही मेरा पोटेंशियोमीटर का प्रिंसिपल है। पोटेंशियोमीटर का प्रिंसिपल क्या कहता है कि द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस एनी लेंथ ऑफ वायर, ठीक है, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स लेंथ। ठीक है, यानी V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। ठीक, अच्छा,
पोटेंशियोमीटर का ना 3 काम है। देखो पोटेंशियोमीटर, अगर हमको पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट करना हो तो ये फॉर्मूला लगाएंगे। अगर हमको पोटेंशियोमीटर के मदद से पोटेंशियल डिफरेंस को कैलकुलेट करना हो तो ये लगाएंगे, यानी V इक्वल्स टू EMF बाई कैपिटल R प्लस स्मॉल r इंटू स्मॉल r बाई कैपिटल R इंटू लेंथ। ठीक है, अगर हमको दो EMF को, सेल के किसी दो EMF को कंपेयर करना हो तो क्या होगा, E1 बाई E2 इक्वल्स टू L1 बाई L2। याद रखना पड़ेगा, बिल्कुल ये सब याद रखना पड़ेगा, बॉक्स किए हुए हैं हम। और अगर हमको किसी इंटरनल रेजिस्टेंस, किसी सेल के इंटरनल रेजिस्टेंस को कैलकुलेट करना हो तो क्या होगा, ये R इक्वल्स टू L1 माइनस L2 बाई L2 इंटू R। ठीक है, ये तीनों चीज याद रह जाएगा सबको, तीनों को याद रखना पड़ेगा कि पोटेंशियोमीटर का यही तीनों काम है कि किसी पोटेंशियल डिफरेंस को कैलकुलेट करना, किसी EMF, दो सेल्स की EMF को कंपेयर करना, या फिर किसी सेल की इंटरनल रेजिस्टेंस को कैलकुलेट करना। ठीक है, ये हो तुम्हारा करंट, इलेक्ट्रिक करंट। इसमें एक और चीज आता है जो हम बताते हैं। देखो ओहमिक कंडक्टर और नॉन ओहमिक कंडक्टर सबको मालूम होगा कि ओहमिक कंडक्टर्स क्या होता है। ओहमिक कंडक्टर्स क्या होता है कि जो ओम्स लॉ को फॉलो करे, और नॉन ओहमिक कंडक्टर क्या होता है, जो ओम्स लॉ को ना फॉलो करे, जो ओम्स लॉ को क्या हो ना फॉलो करे। ठीक है, अच्छा हाँ, एक चीज आता है ना सुपर कंडक्टिविटी, एक चीज आता है हमारा सुपर कंडक्टिविटी। सुपर कंडक्टिविटी होता क्या है, देखो ध्यान से सुनना। तो उसके पहले तुम लोग समझ लो कि क्रिटिकल टेम्परेचर क्या होता है। व्हाट इज क्रिटिकल टेम्परेचर? ओके, क्रिटिकल टेम्परेचर कुछ नहीं होता है, ऐसा टेम्परेचर जहां पे सब्सटेंस अपने सारे रेजिस्टेंस को लूज कर जाए। द टेम्परेचर एट विच द सब्सटेंस लूजेस ऑल इट्स टेम्परेचर इज कॉल्ड क्रिटिकल टेम्परेचर। और इस फिनोमेनन को क्या कहते हैं, सुपर कंडक्टिविटी। याद रहेगा, द टेम्परेचर एट विच द सब्सटेंस लूजेस ऑल इट्स रेजिस्टेंस इज कॉल्ड क्रिटिकल टेम्परेचर। और इस फिनोमेनन को हम लोग कहते हैं सुपर कंडक्टिविटी। सुपर कंडक्टिविटी का एप्लीकेशन CBSE में एक बार पूछा हुआ है, मैं बता देता हूं। ये देखो, पढ़ लो, तुम लोग ही पढ़ लो कि सुपर एप्लीकेशंस ऑफ सुपर कंडक्टिविटी। सुपर कंडक्टिविटी आर यूज्ड इन मेकिंग लार्ज इलेक्ट्रोमैग्नेट्स। दिस इज बिकॉज नो हीट इज जनरेटेड व्हेन ए करंट फ्लोज थ्रू दी सुपर कंडक्टर। समझ में आया? जो बड़े बड़े इलेक्ट्रोमैग्नेट्स हैं वहां पे सुपर कंडक्टर्स का यूज होता है। क्यों? क्योंकि नो हीट इज जनरेटेड व्हेन करंट फ्लोज थ्रू दी सुपर कंडक्टर। सुपर कंडक्टर की मदद से हम लोग हाई स्पीड कंप्यूटर्स में हम लोग यूज करते हैं। विद द हेल्प ऑफ हाई टेम्परेचर सुपर कंडक्टर इट हैज बीन पॉसिबल टू produce magnetic fields greater than 17 Tesla. The strong magnetic fields are very helpful in scientific search involving high energy. Superconductor may be used for transmission of electrical power without power losses. तो ये application of superconductor एक बार CBSE में पूछा हुआ है, एक बार पढ़ लोगे हमेशा याद रह जाएगा। और यही तुम्हारा कंप्लीट चैप्टर है इलेक्ट्रिक करंट के बारे में। ठीक है, मैं चाहता हूं कि तुम लोग अच्छे से जितने फॉर्मूलाज हैं उसको रिवाइज करो, घर में रहो, पढ़ो। ठीक है, और बस, और क्या, आज के लिए इतना ही। ये चैप्टर इसमें ही करंट है, इससे ज़्यादा तुम लोग का नहीं आएगा, ये मेरा विश्वास है। ठीक है, अगर कुछ बाकी रह जाता है छोटा छोटा टॉपिक, उसको खुद से कंप्लीट कर लेना। ओके, विश यू ऑल द बेस्ट। जय हिंद।